हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम DSSS PRT के GS सेक्शन का सेट देखेंगे जो कि 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन को देखें, अगर हम ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा एक भारतीय राज्य है जो पूरी भारत में स्थित है। उड़ीसा का बारहवीं शहर मैग्नीज अयस्क के निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है और पारादीप उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। जो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश या फिर सैयद वंश? तो किसने शासन किया? इसके अगर हम अदर फैक्ट की बात की जाए, इसके आंसर की बात की जाए, आंसर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुगलक वंश। 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश थे, यानी दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। जो सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश कौन कौन से थे? सबसे पहला है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर सबसे आखिर में लोधी वंश। गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने 1290 से 1230 तक, सॉरी ये 1230 नहीं, ये होगा 1320। ठीक है फ्रेंड, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिर खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आया हमारा सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कथक कर्नाटक एक राष्ट्रीय नृत्य है। दूसरा कथन है कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है। तो केवल फर्स्ट सही है या फिर केवल सेकंड सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई सब सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है, ये कथन सही है। और जो कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, ये कथन गलत है। कर्नाटक का नहीं है, कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है फ्रेंड, कथक है यूपी का। इसके अदर फैक्ट की बात की जाए, अदर फैक्ट में कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी जो होगी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होगा उसका शासन कौन करेगा? उसका शासन कौन करेगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 235 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 233 में या फिर अनुच्छेद 234 में? इसके ऑप्शन की बात की जाए, अनुच्छेद 235, 239, 233, 234, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 में बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है और इसके शासन को कौन करेगा? इसके शासन को कौन करेगा? इसके शासन करेगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो पड़ोस के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। अगर राष्ट्रपति को अच्छा लगे तो पड़ोस का किसी भी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश का शासन सौंप सकता है। या फिर ये भी अच्छा ना लगे तो फिर क्या आगे इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति अलग से कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। यानी कृषि उपज, हमारी जितनी भी उपज हुई उसका जो भाग हमने बाजार में बेचा किसानों ने, उसको बोलते हैं विपणन अधिशेष। या फिर दूसरा कथन है अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाई को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो इसमें कथन कौन सा सही है?
केवल फर्स्ट, या फिर दोनों गलत, या फिर केवल फर्स्ट, या फिर दोनों सही। इसके ऑप्शन की बात करें, केवल सेकंड सही है, या फिर दोनों गलत है, या केवल फर्स्ट सही, या फिर दोनों सही। तो इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाई को कंट्रोल करने वाले नियंत्रित राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। तो इन जो ऑप्शन दिए इनमें सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन सा था, राजेंद्र फर्स्ट, या राजा राज फर्स्ट, या फिर दंती दुर्ग, या फिर विजयालय। इसके आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा राज फर्स्ट चोल शासक का सबसे शक्तिशाली शासक। राजा राज प्रथम शासनकाल कब से कब से 985 से 1014 से सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य का शासक माना जाता है। राजा राज कला और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ, यानी इनको कला में भी इंटरेस्ट था और धर्म की रक्षा करने में भी इंटरेस्ट था, उसके साथ साथ एक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी था। राजा राज सम्राट बनने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग, यानी जो अब उड़ीसा है वर्तमान में, परम विजय प्राप्त की थी। तो श्रीलंका में और उड़ीसा में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है, 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई या 30 मई। तो इसी को सभी को मालूम होगा, 31 मई हो जाएगा इसका आंसर। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर फैक्ट देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है, लेटराइट मृदा चाय और कॉफ़ी। लेटराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होता है। फिर सेकंड कथन है, लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इनमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन फर्स्ट सही नहीं है, लेटराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर चाहिए और ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है लेटराइट मृदा को। ये मृदा कहाँ पे मिलती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप बनती है। यानी जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो मिट्टी का कटाव होता है, उससे जो मिट्टी बहकर आती है, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है लेटराइट मृदा का। और ये मृदा रोपण कृषि के उपयुक्त होती है। रोपण कृषि कैसी होती है, यानी जैसे धान की खेती हम रोप के करते हैं ना, लगा के करते हैं, तो इसको बोलते हैं रोपण कृषि। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता कौन सा युग्म सही है। यानी एक तरफ तत्व दिए और दूसरी तरफ दिए उनकी परमाणुकता। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है और सल्फर बहुपरमाणुक होता है। तो इसके अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन क्या कहते हैं, केवल फर्स्ट सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर केवल सेकंड सही है। इसके आंसर की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। नाइट्रोजन का युग्म द्विपरमाणुक और सल्फर का युग्म बहुपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2, हमेशा जब भी लिखते हैं नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2, और सल्फर को लिखता है S8, सल्फर को लिखा जाता है S8, यानी यह बहुपरमाणुक। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब। इसके आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यानी कि महाराष्ट्र। आगा खान पैलेस कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। आगा खान पैलेस 1892 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में, महाराष्ट्र का जो पुणे जिले है, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड। यह पैलेस निजारी इस्माइली मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता द्वारा दान का एक क्रम था।
यानी यहाँ पे क्या होता है, दान होता था। जो पुणे के पड़ोसी क्षेत्र में गरीबों की मदद करना चाहते थे, उनका मकसद क्या था, जो गरीब थे पुणे के पड़ोसी क्षेत्रों में उनकी मदद करना उनका मकसद था। इसी मकसद से ये आगा खान पैलेस बनाया गया था। जो अकाल में यानी जहाँ जब बारिश नहीं होती थी, खेती नहीं होती तो पूरी तरह जो प्रभावित क्षेत्र होते थे वहाँ के रहने वाले लोगों को दान के लिए ये बनाया गया था। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान जिन्होंने बनाया था, थर्ड अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। इसी आगा खान पैलेस में 1942 से मई 1944 तक महात्मा गांधी को कैद किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन से रिलेटेड है। कथन क्या दिया है कि रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल कैंचों द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। और नेक्स्ट कथन क्या दिया है, नेक्स्ट कथन है रसोई घर के अपशिष्ट यानी जो रसोई घर का कूड़ा कचरा होता है सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी जो रसोई घर के कचरों को अगर कैंचों वगैरह खाद में बदलते हैं उसको तो बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, और जो रसोई घर के कूड़े कचरे को पौधे जंतु द्वारा खाद में बदला जाता है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो क्या ये बात सच है? कथन ऑप्शन क्या कहते हैं, केवल फर्स्ट सही है या फिर केवल सेकंड सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो इसके अगर हम आंसर की बात की जाए आंसर हो जाएगा दोनों सही है। यानी जो कूड़े कचरे को कैंचों वगैरह खाद में बदलते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, और जो कूड़े कचरे को पौधे या जंतु खाद में बदलते हैं उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है फ्रेंड, जो कैंचों बदलते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग और जो पौधे और जंतु बदलते हैं उसको बोलते हैं केवल कंपोस्टिंग। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद से रिलेटेड क्या दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, 53, 43 या फिर 54। तो इसके अगर हम ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, इसके अगर आंसर की बात की जाए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या बताएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसके अंडर होगी, राष्ट्रपति के। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। और संघ के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसके नाम पर ही किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के ही साइन होते हैं। ठीक है, वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। यानी जब भारत की जो डिफेंस सेना है उनका जो सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड। क्या दिया है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली। यानी जो कोशिका के अंदर जो कूड़े कचरे की सफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर गोल्जी तंत्र। आंसर की बात की जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, यानी कूड़े कचरे को साफ करता है। यानी जो हमारे कोशिका के अंदर जो भी चीज़ खराब हो जाती है उसका निपटारा करता है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांश को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। यानी जो भी कोशिका का अंश जो है पचाकर उसको जो खराब हो गया उसको पचाकर साफ करता है। ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।